नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास और इसमें है प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं। यह टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी है, रीट में भी है, अन्य सभी एग्जाम्स के अंदर भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को शामिल किया है व्याख्या सहित। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। क्या कालीबंगा सभ्यता ना किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। आरपीएससी आरएस परी 2013 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों, याद रह जाएगा, है ना। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ये कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो सरस्वती दर्शदवती, यानी जिसे सरस्वती नदी भी कहते थे, दर्शदवती भी कहते थे, की तलहटी पर स्थित है, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चाहे कालीबंगा हो, पीलीबंगा हो, जो भी बंगा है ना, ये सभी हनुमानगढ़ में है। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। आगे क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी। इसका आंसर ये भी आरपीएससी ने पूछा है सेकंड ग्रेड में 2011 में। यानी आहड़ सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण और वस्तुएं मिली है, इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। याद रह जाएगा ना, ताम्रवर्ती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है मित्रों। आगे अपना क्वेश्चन है कि विराट, जिसे विराट नगर भी कहते हैं, से प्राप्त शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? तो अशोक ने स्वयं को उसमें कहा है पियदस्सी लाजा मगध, मगध का राजा। ऐसे मत सोचना ये मिसप्रिंट है। ये जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है। तो क्या विराट में शिलालेखों पर अशोक के लिए क्या लिखा गया है? पियदस्सी लाजा मगध, मगध का राजा। आरपीसी आरएस परी 2016 में प्रश्न पूछा है। विराट जयपुर में बिज्जक की पहाड़ी पर बाबरू शिलालेख, जिसे भाबरू शिलालेख भी कहते हैं, याद रखना भी, ये बाबरू या भाबरू, जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म और संघ अपने अपनी आस्था व्यक्त करता है, स्वयं को मगध का राजा बताता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, याद रखना ना। क्या विराट या विराटनगर में अपने आप को क्या कहा है? पियदस्सी लाजा मगध। विराट या जयपुर, जिसमें बिज्जक की पहाड़ी पर बाबरू शिलालेख है। अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का वहाँ पर जिक्र किया है। बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है मित्रों। आगे क्वेश्चन है, किस उत्खनन स्थल से जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ये भी स्कूल लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा है। क्या कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, और कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जो खिलौने हल है ना, वो यहाँ नहीं मिले हैं, यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से आड़ी तिरछी जुताई, एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य के प्रमाण मिले, जो विश्व में कृषि पद्धति के प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित है? तो ये क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित है। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा। गणेश्वर सीकर में स्थित है, से प्रचुर मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थरों के औजारों का अभाव है। यहाँ एक शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? तो यही है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन कहते हैं, और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी है। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है। आहड़ संस्कृति का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? तो ये चावल और जौ थे। आहड़ सभ्यता से चावल और जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ के लोग पशुपालन और तांबे की गलन कला में निपुण थे, है ना।
निम्नलिखित में से किस तल से रोमन एम्फोरा और लाल रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं? तो ये बालाथल से मिले हैं। कहाँ से? बालाथल से मिले हैं। रोमन एम्फोरा भी मिला, लाल रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, तो बालाथल से। बालाथल जो उदयपुर में है। रोमन एम्फोरा वाइन के लिए प्रयुक्त जार, लाल रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन यह सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के लोगों के संबंध रोमन साम्राज्य के साथ थे जो व्यापार के माध्यम से स्थापित हुए थे। कालीबंगा के उत्खनन कार्य से कौन से पुरातात्विक संबंधित थे? यानी कालीबंगा का उत्खनन है वो किसने किया? तो बीबी लाल और बीके थापर। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बीबी लाल और बीके थापर। तो अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी, जबकि बीबी लाल जिसे ब्रजवासी लाल और बीके थापर जिसे बालकृष्ण थापर भी कहते हैं ने बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 69 के बीच यहाँ व्यापक उत्खनन कराया था। तो इसकी खोज तो की थी अमलानंद घोष ने, और जो उत्खनन है ना वो किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। कालीबंगा की सभ्यता को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो ये पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित भी है, हड़प्पा काल से भी संबंधित है और उत्तर हड़प्पा काल से भी संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। कालीबंगा में 3 स्तरीय उत्खनन हुआ है, जिसमें पूर्व हड़प्पा जिसे प्राक हड़प्पा भी कहते हैं, हड़प्पा कालीन 2300-1750 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा, तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में मकानों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ये कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। स्कूल लेक्चरर 2011 में। कालीबंगा के अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से बने थे, जिसे देखकर इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे दीनहीन बस्ती कहा था। तो दीनहीन बस्ती किसको कहा था? कालीबंगा को। किसने? दशरथ शर्मा ने। हालांकि जल निकासी और कुओं के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। कालीबंगा से प्राप्त 7 अग्नि वेदिकाएं किस बात का संकेत देती है? तो यज्ञ एवं बलि प्रथा का संकेत देती है। अग्नि वेदिकाएं किसका संकेत देती है? यज्ञ और बलि प्रथा। यहाँ एक पंक्ति में 7 आयताकार और गोलाकार अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ या बलि प्रथा के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई थी। कालीबंगा की खोज 1952 में पुरातात्विक अमलानंद घोष ने की थी। व्यापक उत्खनन 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। अब है आहड़ सभ्यता, उदयपुर बनास नदी के किनारे। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ये अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। आहड़ का उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ से अक्षय याद रह जाएगा। आहड़ का सर्वप्रथम उत्खनन है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। बाद में RC अग्रवाल और SD सांकलिया ने भी व्यापक उत्खनन करवाया था। तो ये नाम भी साथ में याद रखना, RC अग्रवाल और HD सांकलिया। अग्रवाल और सांकलिया भी अक्षय के साथ थे। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे मित्रों। आहड़ एक ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ है। यहाँ सभ्यता लोह युग के आने से पहले विकसित हुई थी, जबकि इसलिए यहाँ लोग है वो लोहे से परिचित नहीं थे। आहड़ से प्राप्त बनासियन बुल या मिट्टी के बने वृषभ बैल की आकृतियां किस बात का संकेत देती है? ये धार्मिक आस्था और पशुपालन का संकेत देती है। आहड़ से प्राप्त बनासियन बुल मिले हैं और मिट्टी के बने बैल की आकृतियां किस बात का संकेत देती है? धार्मिक आस्था और पशुपालन का। यहाँ से मिट्टी के 6 वृषभ आकृतियां मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या पशुपालन के महत्व को दर्शाती है। आहड़ में एक ही घर में 6 चूल्हे मिलने का क्या अर्थ है? संयुक्त परिवार या सामुदायिक भोजन की जानकारी मिलती है। आहड़ में एक ही घर में कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं।
एक ही घर में 6 से अधिक चूल्हे मिलना आर्य सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रणाली सामूहिक भोजन बनाने की प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। आगे है विराट सभ्यता से संबंधित, जो जयपुर में है और बाणगंगा नदी के किनारे है। विराट में किस पहाड़ी से बौद्ध अवशेष और भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो यह बिज्जक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बिज्जक की पहाड़ी है। बिज्जक की पहाड़ी से अशोक के भाब्रू शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा इन्हें खोजा गया था, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था व्यक्त की गई है। 1837 कैप्टन बर्ट भी नाम याद रखना। विराट में सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये दयाराम साहनी थे। विराट दयाराम साहनी। विराट का सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया। बाद में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने भी यहाँ उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी का साथ यहाँ पर किन्होंने दिया है? नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने भी दिया है। विराट किस महाजनपद की राजधानी था? तो ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। विराटनगर प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। यह महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध था। विराट से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है, 36 चांदी की मुद्राएं भी मिली है और बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। इस प्रकार ये आंसर है सी हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। क्या हाथ से बना हुआ वस्त्र भी विराट से मिला है, चांदी की मुद्राएं भी मिली है, बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। विराट से एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, 8 पंचमारक मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं, कुल 36 मुद्राएं मिली है। क्या एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, 8 पंचमारक मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं, यहाँ से कपड़े के अवशेष मिलना भी संभावित है। आगे है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में है और कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में किया गया था। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आर.सी. अग्रवाल। गणेश्वर सीकर सभ्यता का उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आर.सी. अग्रवाल भी कहते हैं, आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था, जिन्होंने इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। आर.सी. अग्रवाल ने इसे क्या कहा है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से 2000 से अधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, जिनमें तांबे की मात्रा 99% शुद्ध है। यहाँ से तांबा आहड़ सभ्यता और अन्य स्थलों को निर्यात किया जाता था, इसलिए जननी कहा जाता है। आगे है बालाथल सभ्यता, जो उदयपुर में है और बनास नदी की सहायक नदी है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो वी.एन. मिश्र है। बालाथल किसके निर्देशन में हुआ है? वी.एन. मिश्र। बालाथल उदयपुर सभ्यता का उत्खनन है 1993 में वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में किया गया था। बालाथल से प्राप्त 11 कमरों वाला विशाल भवन क्या दर्शाता है? सामूहिक निवास या बड़ा परिवार की ओर इंगित करता है। 11 कमरों वाला बड़ा विशाल भवन है बालाथल में। बालाथल से मिला यह विशाल भवन संभवतः एक संयुक्त परिवार या समुदाय के निवास को दर्शाता है। यहाँ की उन्नत सामाजिक संरचना का प्रमाण है। अब इनसे अलावा अन्य जो सभ्यताएं हैं, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? तो रेंड, जो टोंक में है, इसको आरपीसी 2018 में प्रश्न पूछा गया। रेंड टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा। रेंड टोंक एशिया में सिक्कों और लोहे के औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। लगभग 3000 लोहे के उपकरण मिला है, जिसके कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। नो सभ्यता, जो भरतपुर में है, किस काल से संबंधित है? तो ये लोह युग से संबंधित है। नो सभ्यता मुख्य रूप से लोह युग से संबंधित है, जहाँ से लोहे की भट्टियाँ और उपकरणों के अवशेष मिले हैं, जो यहाँ लोहे के गलाने और बनाने के उद्योग को दर्शाते हैं। इस वाल सभ्यता उदयपुर
किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये बनास की सहायक नदियां हैं। ईसवाड़ उदयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण लोहकालीन सभ्यता है जो बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। यहाँ से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईसवाड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। किस नदी की सहायक नदी पर है? तो बनास की सहायक नदियों पर यह विकसित हुई है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूणी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे स्थित है। यह भी मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा का संबंध किस संस्कृति से है? आहड़ संस्कृति से है। ओजियाना सभ्यता का संबंध आहड़ ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। यह आड़ बनास संस्कृति का ही एक हिस्सा है क्योंकि यहाँ से भी आड़ के समान ही ताम्र पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। बागोर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोठारी नदी के किनारे है। बिल्कुल कोठारी नदी के किनारे है। यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बिल्कुल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। उपकर्ष में कौन से सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। बागोर भीलवाड़ा का उत्खनन वीएन मिश्र ने किया था। यह मध्य पाषाण काल का है। यहाँ से लगभग 5000 ईसा पूर्व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बालाथल उदयपुर से प्राप्त 11 कमरों वाले विशाल भवन का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ताम्र पाषाण काल में हुआ था। बालाथल मुख्य रूप से एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो हाड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से तांबे के उपकरण और रोमन एम्फोरा प्राप्त हुए हैं। बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन किस काल के साक्ष्य मिले हैं? मध्य पाषाण काल के। बागोर भीलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर के उत्खनन किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। बागोर भीलवाड़ा तिलवाड़ा बाड़मेर दोनों ही मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं जो छोटे और तीखे माइक्रोलिथ औजारों के लिए जाने जाते हैं। लोहकालीन सभ्यताएं रेड है, नो है और सुनारी है। किस सभ्यता स्थल से लोहे के प्रचुर भंडार प्राप्त होने के कारण उसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? रेनटोंक है। रेनटोंक एशिया में सिक्कों का और लोहे के उपकरणों का विशाल भंडार मिला है जिसके कारण यहाँ संज्ञा दी गई है। सुनारी झुंझुनू किस बात के साक्ष्य मिले हैं जो यहाँ के उन्नत शिल्प को दर्शाते हैं? तो लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। जो सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में, वहाँ लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। सुनारी सभ्यता लोहे कालीन है। यहाँ से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है जो ये सिद्ध करती है कि यहाँ के लोग धातु शिल्प में निपुण थे। नो सभ्यता भरतपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रूपारेली नदी के किनारे स्थित है। नो सभ्यता भरतपुर में रूपारेली नदी के किनारे जो ताम्र और लोहे युग के संक्रमण काल को दर्शाती है। अब है गणेश्वर और आहड़ सभ्यता की आपस में तुलना। किस निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर सीकर को उसकी 99% शुद्धता वाले तांबे के उपकरणों और हड़प्पा सभ्यता को तांबा निर्यात करने के कारण यह उपाधि दी गई है, जबकि हाड़ को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। देखो, ताम्रवर्ती नगरी तो है आहड़ और ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो है गणेश्वर सीकर। प्रोफेसर HD सांकलिया किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है? तो आहड़ से संबंधित है। हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने 1961-62 में आहड़ सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किया। इसे बनास संस्कृति के रूप में पहचाना। HD सांकलिया आहड़ सभ्यता। आहड़ के लोग किस विधि से अनाज को पीसते थे? तो ये पत्थर की शील और लोडा से पीसते थे। पत्थर की शील और लोडा से पीसते थे। आहड़ से बड़ी संख्या में पत्थर की शील और लोडा मिले हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा अनाज पीसने की पारंपरिक विधि को दर्शाते हैं। कालीबंगा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। पक्की मिट्टी के हल का क्या मिला है? प्रतिरूप मिला है। कालीबंगा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है भाई, क्योंकि हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है? ये मिला है
बनावली में ना। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं। यहाँ अग्निकुंड के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ युगल समाधियाँ भी मिली है। तो यहाँ पर क्या मिली है? युगल समाधियाँ मिली है, अग्निकुंड मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। परंतु यहाँ पर क्या नहीं मिला है? ये हल का प्रतिरूप नहीं मिला है, जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के जो निशान है ना वो मिले हैं। तो पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप कालीबंगा से नहीं बल्कि हरियाणा से बनवाली से मिला है। कालीबंगा से केवल जुताई के निशान मिले। प्राचीन सालो जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अलवर में थी भाई। प्राचीन सालो जनपद राजस्थान के अलवर क्षेत्र के आसपास, जिसकी राजधानी सालोपुरी या वर्तमान अलवर क्षेत्र में थी। किस सभ्यता स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो आहड़ को। आहड़ सभ्यता एक टीले के नीचे दबा हुआ था, जिसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ धूल का टीला है। किस स्थल से कुषाणकालीन और मौर्यकालीन दोनों युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट से। किस स्थल से? कुषाणकाल और मौर्यकाल। विराट से। विराटनगर से मौर्य शासक अशोक का शिलालेख, बौद्ध अवशेष मौर्यकाल, इंडो ग्रीक शासक और कुषाण शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में। अभी रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन स्वीडिश पुरातत्वविद है वो हनारिड के नेतृत्व में था। गांधार शैली के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। गांधार शैली के। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनारिड के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। किस सभ्यता स्थल से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह लोहा बनाने का स्थानीय उद्योग था? तो ये सुनारी झुंझुनू। सुनारी लोहे कालीन सभ्यता है। यहाँ से लोहे गलाने की और इसके उपकरण बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। प्राचीन काल में ताम्रवर्ती के नाम से विख्यात है तो आहड़ है। आहड़ तांबे के प्रचुर उपयोग के कारण ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है, जबकि गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं को जननी कहा जाता है। बालाथल का संबंध किस काल से है? तो ये ताम्र पाषाण और लोहे काल से है। बालाथल सभ्यता ताम्र पाषाण काल मुख्य रूप से और अवशेषों के साथ साथ लोहे युग के अवशेष भी मिले हैं, जो इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण को दर्शाते हैं। ताम्र पाषाण और लोहे काल बालाथल। किस सभ्यता स्थल से हस्त निर्मित कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ लोग बुनाई कला से परिचित थे? तो बालाथल। किस सभ्यता स्थल से हस्त निर्मित कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी हस्त निर्मित कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बालाथल से। बालाथल के उत्खनन में हाथ से बने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। किस पुरातात्विक स्थल से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नोह भरतपुर से। नोह सभ्यता भरतपुर से 5 सांस्कृतिक युगों पाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक के अवशेष मिले हैं, जो इसकी लंबी सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं। किस स्थल से यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई? इंडो ग्रीक कोइंस प्राप्त हुई है तो विराट से। विराट से 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 28 यूनानी शासकों से विशेष रूप से मिंडार से है, और जो भारत और यूनान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। तो किस स्थल से यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो विराट से मिली है। तो इस प्रकार मित्रों आज का ये अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, 100 से ज़्यादा प्रश्न है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।